हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधा लेसन पढ़ लिया था। लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि लेखक एक बार बस में यात्रा कर रहा था, साथ में उनके पत्नी और बच्चे भी थे, लेकिन लास्ट में बस है वो ख़राब हो जाती है। जहाँ उनको पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले ही ख़राब हो जाती है। रात के 10 बजे होंगे और सभी यात्री वो घबरा जाते हैं। कंडक्टर उतर कर साइकिल लेकर कहीं चला जाता है तो लोगों को संदेह होता है कि हमें धोखा दिया गया है। तो इतना लेसन हमने पढ़ लिया था। आगे का लेसन हम अभी पढ़ेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। यानी जो बस में बैठे हुए लोग थे, रात के 10 बजे थे, कंडक्टर चला गया था, तो उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो कंडक्टर डर के भाग गया होगा। और 2 दिन पहले इस तरह एक बस को लूटा गया था। यानी वो डरे हुए हैं कि यहाँ तो डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह बस को रोककर लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। यानी लेखक है वो कह रहा है कि परिवार सहित अकेला मैं ही था, मेरी पत्नी और बच्चे मेरे साथ में थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी उनको प्यास लगी थी तो पानी पानी कर रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, क्योंकि वो तो जंगल में सुनसान जगह थे, वहाँ का कहाँ पानी होता। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, क्योंकि वो तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो वो डर भी लग रहा था, क्या पता ऐसा ही होता होगा। ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया गया। यानी सभी लोग जो सवारियां बैठी थी उन्होंने क्या कहा कि हम ड्राइवर को मारने पीटने का सोचने लगे कि हम ड्राइवर को मारें। ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो डर गया क्योंकि लोग बातें कर रहे थे ड्राइवर के बारे में। तो हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना, वह घबरा गया बुरी तरीके से। उसको डर लगा कि ये मुझे मारेंगे। तो लोग उसको पीटने के बारे में सोचने लगे। तो ड्राइवर की हवाइयाँ उड़ने लगी, वह घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर यानी दीन भाव से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, यानी उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। बचाइए कि ये लोग तो मुझे मारेंगे। और वो लेखक की तरफ देख रहा था कि आप मुझे बचाइए, ये लोग तो मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, इसको मारने से अपने को क्या मिल जाएगा। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए और कहने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है कि ये तो हमें धोखा दे रहा है, और इसने कंडक्टर को जल्दी से भेज दिया है कि आओ और हमारे पास जो है उनको लूट लो। उन्होंने कंडक्टर को पहले से ही डकैतों के पास सूचना देने के लिए भेज दिया है। ऐसा वो सभी सवारियां हैं वो सोच रही हैं। आगे है, मैं भी भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। यानी जो लेखक है वो भी पूरी तरह से डरा हुआ था। तो जो लोग सवारियां थी और आदमी बैठे थे वो उसको ड्राइवर को मारने के लिए उतारू हो गए, मारपीट करना चाहते थे। तो मारपीट से बचाया उसको, उसने सोचा किसी तरह उसने ड्राइवर को बचाया लेखक ने। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल यानी परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, यानी 1-1.5 घंटा हो गए थे, सभी परेशान हो गए थे, बच्चे भी परेशान थे, लेखक और उसकी पत्नी भी परेशान हो गए थे। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त
कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने सोचा कोई भी घटना होती है, कोई यहाँ डाकू वगैरह आते हैं तो उनको ये कहेंगे कि अगर हमारा आप कुछ करते हो, बिगाड़ते हो, तो हम सबसे पहले ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे, यानी इसको ही मार कर देंगे। कि हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटी तो ड्राइवर को ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे गिड़गिड़ाने का, यानी लेखक की गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय, यानी गिड़गिड़ाने का, ये उसने उनके सामने किया कि इसको क्यों परेशान कर रहे हो, ये तो अपने पास ही खड़ा है, इसको क्यों परेशान हम करें। बारी बारी वो उसका पक्ष ले रहा था ड्राइवर का, तो उसका और सवारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है, यानी जल्दी से कि दूसरी बस भी आ रही है और उसमें हमारा ही बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। कि मैं, वो साइकिल लेकर जल्दी से चला गया था और लोग उसके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, लेकिन वो रियल में क्या था, अड्डे से नई बस लाने गया था और उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है, यानी वह खराब हो चुकी है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। यानी वो गया उस टाइम, उसने देख लिया बच्चे उसी के लेखक के पास ही थे बच्चे, और तो सभी परिवार के समेत नहीं आए थे, तो बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। वहीं दूध मिल गया तो थोड़ा दूध भी लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, यानी उनकी घबराहट है वो दूर हुई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, यानी उसको बेवजह ही परेशान कर रहे थे। और 12 बजे से पहले सभी लोग बस अड्डे पहुंच गए, यानी जहां उनको पहुंचना था वहां वो लोग पहुंच गए। आगे है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। लेखक कह रहा है कि मैं ये कैसे कहूँ कि वर्तमान को देखते हुए कि उसमें मनुष्यता है, यानी लोगों का आपस में जो विश्वास है वो ख़त्म हो गया है, ये मैं नहीं कह सकता। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। ऊपर वाला जो उदाहरण दिया है तो उसे पता चल रहा है दया भी है, तभी उसको बच्चों पर दया आ गई, तभी वो दूध लेके आया। नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कह रहा है कि वर्तमान समय को देखते हुए ये शंका होती है कि अब सुधार की कोई आशा नहीं है। चारों ओर धोखा, चोरी, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो मानवता की भावना अभी समाप्त नहीं हुई है। उन घटनाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अभी भी जो मानवता है, मनुष्यता है, वह समाप्त नहीं हुई है। लोग पूरी तरह स्वार्थी और कठोर हृदय हो गए हैं, ऐसा कहना भी उचित नहीं मानता। ये ऊपर वो घटना लेखक ने बताई है कि जब वो बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर कैसे उनके लिए बस और पानी दूध वगैरह लेकर आता है। तभी कह रहा है कि पूरी तरह मनुष्यता ख़त्म नहीं हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। तो लेखक क्या कह रहा है कि अनेक बार मैंने धोखा खाया है, दूसरे लोगों द्वारा ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। कि धोखा भी खाया मैंने, लेकिन बहुत कम जगह पर ऐसी विश्वासघात की घटनाएं बहुत ही कम मेरे साथ में हुई हैं। अगर हम धोखा खाने की घटनाओं को याद ही रखेंगे तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टमय हो जाएगा। यदि हम उन्हीं बातों को अपने दिमाग में याद रखेंगे कि हाँ मैंने वहाँ धोखा खाया था, तो धोखा खाने वाली घटनाओं को याद रखेंगे तो हमारा जीवन है वो कष्टमय हो जाएगा, सुखी नहीं रहेगा। तो ऐसी घटनाएं तो बहुत ही कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। ये ऐसी घटनाएं भी कम नहीं है कि लोगों ने बिना ही कारण हमारी सहायता भी की है। तो लेखक कह रहा है
कि उन घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जब लोगों ने बिना स्वार्थ के हमारी सहायता की है। तो उन घटनाओं को भी हमें याद रखना चाहिए। यह कारण ही हमारी सहायता की है। निराश मन को ढांढस और हिम्मत बंधाई है। यानी एक बार फिर देख लो कि लेखक कह रहा है मैंने अनेक बार धोखा खाया है, लेकिन विश्वासघात की घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं। अगर हम केवल धोखा खाने की घटना को ही याद रखेंगे तो जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और उन घटनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए जब लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता की है, हमें निराशा से उबारा है, हमें साहस दिखाया है। इसलिए पूरी तरह निराश न होकर अच्छे परिणामों की आशा भी करते रहना चाहिए। आगे है, कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही पड़े। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो यहाँ कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि यदि उन्हें अपने जीवन में सदा हानि यानी नुकसान, सदा हानि ही क्यों न उठानी पड़े, क्यों न सहनी पड़े, सदा धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी ईश्वर उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करता रहे कि उनका ईश्वर के न्याय में विश्वास बना रहे कि हाँ हम शायद इसी लायक हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ईश्वर को हम ना कोसे, ईश्वर पर हम संदेह ना करें। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। यानी आगे कह रहे हैं कि मनुष्य ने बनाई गई है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उसे हानि पहुंचा रहे हैं, तो उनको बदल देना ही बुद्धिमानी है। कि मनुष्य द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं अगर गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो उन्हें बदल देना ही अच्छा है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक कह रहा है कि मनुष्य की बनाई हुई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी कि हे मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा ये लेसन है वो पूरा हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में है आपके विचार से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर है, लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की है। इसलिए लेखक कह रहा है कि वह निराश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो ऐसी अनेक घटनाएं
देखने और पढ़ने में आई हैं। इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे अधिक प्रभावित किया। एक घटना का शीर्षक था अभी ईमानदारी जिंदा है। यानी इसमें क्या क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न पर आपने अनेक ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की होगी या ईमानदारी से काम किया होगा। तो ऐसे समाचार या लेख एकत्रित करके आपको बताने हैं। तो इसमें इसका क्या है, अभी ईमानदारी जिंदा है। एक इसमें जो बता रहा है कि इनमें से 2 घटनाओं ने मुझे प्रभावित किया। तो एक घटना का शीर्षक है अभी ईमानदारी जिंदा है। एक महिला ने रिक्शे वाले के पैसे चुकाए और चल दी, लेकिन वह अपना पर्स रिक्शे में ही भूल गई। रिक्शे वाले ने कुछ सोचा और लौट कर उसी स्थान पर जा खड़ा हुआ जहाँ वह महिला उतरी थी। कुछ देर बाद वही महिला घबराई भी वहाँ आ पहुँची। रिक्शे वाले ने पर्स उसे लौटा दिया। पर्स में कुछ गहने, रुपए, एटीएम और मोबाइल आदि थे। तो इस पे टिप्पणी क्या है, यह घटना इस आपाधापी भ्रष्टाचार बेईमानी के युग में आशा की एक किरण है। दूसरी घटना है उदयपुर के, जहाँ एक महिला अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त में ही शिक्षा दे रही है। इस महिला के जीवन का उद्देश्य अनाथ बच्चों को साक्षर बनाना है। पिछले 15 वर्षों से वह इस कार्य में लगी है। हर साल उसके स्कूल में कुछ न कुछ अनाथ और गरीब बच्चे आते हैं। इस सेवा कार्य में वह इतनी तल्लीन है कि उसने शादी तक नहीं की। तो इस पे टिप्पणी क्या है, इस समाचार को पढ़कर उक्त शिक्षिका के त्याग एवं सेवा भाव के प्रति मन श्रद्धा से भर जाता है। प्रत्येक शहर में लोगों को अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने किसी बिना स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी की अच्छाई कार्य किया हो। इसको आप छोड़ दीजिए। पर्दाफाश, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब उसका उद्देश्य केवल आलोचना करते हुए मजाक उड़ाना ही रह गया हो। इस पर्दाफाश के पीछे किसी के दोष को सुधारने का उद्देश्य न होकर उसकी बदनामी करना हो। सत्यता को जाने बिना लोगों के सामने लाना तथा बदले की भावना हो। साथ ही ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना जो अपनी साख बनाए रखने के लिए हिंसात्मक रूप धारण कर सकते हैं। ये आपको नोटबुक में करना है। ऊपर वाला है वो छोड़ देना, जो घटना के बारे में पूछा है कि परिचित के साथ कोई घटना भी हो उसको आप मत करना। तो पर्दाफाश का फर्स्ट करना है। सेकंड है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर आप विचार कीजिए। आजकल बहुत से समाचार पत्र या चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस तरह के समाचारों या कार्यक्रमों की सार्थकता है, इनका उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना। इनकी सार्थकता तभी है जब इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे सच्चाई, ईमानदारी तथा जन कल्याण की भावना हो। यदि इनके पीछे स्वार्थ, धनोपार्जन या प्रसिद्धि पाने की लालसा होगी तो ऐसे कार्यक्रमों की कोई सार्थकता नहीं है। फिर है कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ऐसे ही है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इसका परिणाम क्या होगा? लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी, सभी और झूठ का बोलबाला होगा।
2 नंबर है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? ईमानदारी समाप्त होती जाएगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। सच्चे व्यक्ति पर भी विश्वास करना कठिन हो जाएगा। फिर है 2 लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा है। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों यात्रा के लेखक आपस में मिलते जुलते थे, एक दूसरे की कौन सी बातें करते, इसको छोड़ दीजिए आप। लेखक और बस यात्रा है, इसको आप छोड़ दो। सार्थक शीर्षक। तो सार्थक शीर्षक में क्या है? लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि वर्तमान समय में हिंसा और भ्रष्टाचार, तस्करी, विविध अपराधों के चलते घटते मानवीय मूल्यों से जो माहौल बन गया है, उसमें मनुष्य का निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में भी लेखक निराश नहीं है और वह चाहता है कि दूसरे भी निराश ना हों। इसलिए उनसे ही पूछना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए? इसका अन्य शीर्षक हो सकता है आशावादी बनो। फिर यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो आगे दिए गए हैं, पूर्ण विराम भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, विस्मयादिबोधक भी है, अर्धविराम भी है। तो इसका आंसर होगा क्या निराश हुआ जाए के बाद में मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाऊंगा क्योंकि लेखक समाज से पूछना चाहता है कि क्या निराशा का वातावरण पूरी तरह बन गया है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहेंगे। फिर है आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, उन पर चलना कठिन है। मैं इस बात से सहमत हूँ। कहते सब हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पर कितने लोग इसका पालन करते हैं? वास्तव में ईमानदारी का पालन करते समय मनुष्य की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति आड़े आ जाती है। फिर है सपनों का भारत। तो सपनों का भारत में है हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के सपने देखे हैं थे, लिखिए। तो इसमें है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इसमें कैसे उन्होंने क्या सपने देखे थे? मेरे विचार से हमारे देश के महान विद्वानों ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव हो, देश में कोई गरीब, दुखी, निरक्षर ना हो तथा सभी स्वस्थ हों। इसके अलावा देश में भ्रष्टाचार, हिंसा, अपराध तथा आतंकवाद ना हो। ऐसा सपना उन्होंने देखा था। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोग स्वस्थ, शिक्षित, संपन्न एवं ईमानदार हों। सभी जाति, संप्रदाय, धर्म, प्रदेश आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहें। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा ना हो तथा सांप्रदायिकता और आतंकवाद का नामो निशान न हो। देश आत्मनिर्भर तथा समृद्ध हो, लोगों में आपस में भाईचारा हो। फिर है भाषा की बात। भाषा की बात में है 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में इसमें दोनों ही शब्द हैं वो प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है।
कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। जैसे चरम और चरम, चरम और परम, चरम परम, यानी बीच में डैश लग जाता है और जब इसका विग्रह करते हैं तो और बीच में आ जाता है, और को हटाते ही डैश लग जाता है। भीरू और बेबस, तो भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात। और के साथ आए शब्द के जोड़े और हटाकर, यानी योजक चिन्ह है भी लगाया जाता है, और को हटाकर योजक चिन्ह लगा देते हैं। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो पहला है आरोप प्रत्यारोप, कायदे कानून, काम क्रोध। इनका विग्रह करने को कहा जाए तो बीच में और लग जाएगा, जैसे काम और क्रोध, कायदे और कानून। फिर है दया माया, लोभ मोह, सुख सुविधा, झूठ फरेब, मारने पीटने, गुण दोष, लेन देन, भोजन पानी, सच्चाई ईमानदारी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि गांधी, तिलक, भारतवर्ष, मदन मोहन, मालवीय। फिर है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, नौजवान, डाकुओं, महिला, रेलवे स्टेशन, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान, समाचार पत्र, मनीषी, श्रमजीवी, समाज, टिकट बाबू, बच्चे, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, बस अड्डा, पंडित जी, टिकट। फिर है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, चिंता, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, मूर्खता, ईमानदारी, काम, आस्था, लोभ, क्रोध, वंचना, मनुष्यता, दया, माया, धोखा, खराबी, सच्चाई। तो अब हमारा ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।